नमस्कार और आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिनय कुमार यादव और इस पॉडकास्ट इस सीरीज में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट का सीरीज का एपिसोड नंबर सेकंड है। तो इसमें आज एक नए चैनल से आप लोग का वेट करना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ कि इनकी स्टोरी आपको मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग लगी। तो चलिए उसे मिलते हैं। तो हेलो लक्ष्य, बताइए शुक्रिया अपने बारे विनय। में। शुक्रिया विनय कि आपने हमें इस पॉडकास्ट पे बुलाया। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्य उज्ज्वल। तो तो शुरू करते हैं बेसिक आपका इंट्रोडक्शन से कि अपना नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं लक्ष्य उज्ज्वल समस्तीपुर बिहार में जन्मा हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा समस्तीपुर में ही हुई है। उसके बाद मैं निर्मली, जो कि सुपौल जिला में पड़ता है, बिहार में ही, वहाँ पे मैंने अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण की क्लास 7 तक। फिर मैं क्लास 8 से जी सेशन मेडी एकेडमी दरभंगा में पढ़ा हूँ। और मैंने जेई की तैयारी अभी तक की जितनी भी पढ़ाई है सब वहीं से की है। फिर मैंने बीटेक एनआईटी सिलचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शुरू किया तो ये है। तो आपका एक समरी हो गया अभी तक का जहाँ तक अप्लाई करते हो। तो आते हैं आपके प्राइमरी एजुकेशन पे। तो बेसिकली आप बताइए आपका प्राइमरी एजुकेशन का जो फेस था कैसा जा रहा था, कैसा गया। जो बेसिक एवरेज बच्चों का जाता है, हाँ मस्ती मस्ती मजाक चल रहा है, मौज चल रही है, वैसा कि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, कुछ अलग हुआ आपके जीवन में। जब तक मैं निर्मली में था, यानी क्लास 7 तक, तब तक मस्ती मजाक में मैंने पढ़ाई की, कोई ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई नहीं की। क्योंकि वहाँ छोटे शहरों में पढ़ाई का उतना भी बड़ा माहौल नहीं, माहौल रहता है क्योंकि ज़माना बदल रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा माहौल नहीं था। तो बस हाँ, हंसी मजाक में ही, चलो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस जो पढ़ रहे हैं पढ़ो, कोई उतना टेंशन नहीं लिया। उसके बाद फिर मैं जब दरभंगा आया तो वहाँ पे देखा कि आसपास में बहुत बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। और वहाँ पे जाके मालूम चला कि हाँ, ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो दरभंगा में एक तरीके से इन्वायरमेंट था पढ़ने का, कि हाँ, सब आप अगर आपके आसपास अगर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको भी अंदर से मन होता है कि हम भी पढ़ें, हम भी कुछ करें। तो दरभंगा में पढ़ाई की माहौल सही था, तो दरभंगा में पढ़ाई थोड़ा सीरियसली शुरू किया। लेकिन तब भी क्लास 11 से पहले उतना भी सीरियस नहीं था। बोर्ड एग्जाम भी, हाँ मतलब पहले से था, ज़्यादा सीरियस था कि हाँ बोर्ड एग्जाम है, लेकिन ये नहीं कि बहुत बड़ा एग्जाम है। फेज होता है क्लास 9 से 10th में आप जाते हैं तो बहुत सारे मतलब दिमाग में चीजें चल रही होती है। बोर्ड्स आ रही है, बोर्ड्स का एक जो हाइप बना दिया जाता है, बहुत बड़ा एग्जाम है, इसमें बहुत अच्छा नंबर लाओ, इसके बाद तुम्हारा लाइफ सेट है, जो नॉर्मल चलता है कि हाँ 10th तक पढ़ लो, उसके बाद कुछ नहीं करना है। 12th तक पढ़ लो, उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर आता पता चलता है बीटेक करो, उसके बाद बहुत कुछ करना है। तो वो जो ये मिथ है, मतलब वो आप कैसे, आपका क्या था उस टाइम सोच कि हाँ भाई 10th तक पढ़ लेते हैं, क्या था वो, कैसे आप सीरियसनेस लाए थे उसके तरफ? तो पेरेंट्स, गार्जियंस, रिलेटिव्स सब ये कहते थे कि हाँ, 10th का एग्जाम है, तुम्हारी ज़िंदगी का पहला बड़ा एग्जाम है, थोड़ा अच्छा से, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। लेकिन उस टाइम में टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तो फ़ोन में मैं देखते रहता था, तो मुझे ये मालूम चल गया था कि ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इसके बाद भी आगे मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये कोई इकलौता बड़ा एग्जाम नहीं है, इसमें अगर मैं ज़्यादा अच्छा भी कर लूँ तो भी उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बुरा हो गया तो थोड़ा बुरा लगता है दिल से। इसलिए उतना भी ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की। बस हाँ, नॉर्मल जितना पढ़ाई करता था उससे थोड़ा ज़्यादा, कि हाँ पहला इम्तिहान है, बड़ा इम्तिहान है, तो चलो अच्छा से दे देते हैं। लेकिन उतनी भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, तो थोड़ा सा हम टाइमलाइन को पीछे ले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा, उसके बाद फिर से यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा कि मेनली बिहार के हैं, ठीक है। बिहार के बारे में लोग सोचते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत गंदा है, ऊपर से सरकारी शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे है। तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे और क्या आपको बदलाव अब दिख रहे हैं सरकार के हिसाब से? और मतलब इसमें पॉलिटिकल कमेंट नहीं, मतलब क्या आपको बदलाव दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सुधार हो रहा है और बच्चे और लोगों में क्या जागरूकता आ रही है पढ़ाई के प्रति? पहले, अगर अभी भी मैं गांव में जैसे कुछ समय पहले गया था, तो मैं जब बच्चा था और अभी गया, तो बच्चे में ये था कि हाँ, जो निम्न आय वाले थे, जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, तो उस परिवार में उतनी जागरूकता नहीं थी। उस परिवार में ये होता था कि हाँ चलो, किस तरीके से ये भी बाद में मजदूरी करके घर संभाले, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन कुछ संपन्न परिवार, समृद्ध परिवार जो थे हमारे गांव में, वो ये बहुत पहले से ही जानते थे कि पढ़ाई ही अगर तुम करोगे तभी जिंदगी आगे ऐसे चला सकते हैं, नहीं तो वापस से तुमको मजदूरी करना पड़ेगा। तो लेकिन अब टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ और
धीरे धीरे जागरूकता भी बढ़ी है गरीब लोगों में भी। अब जब मैं कुछ समय पहले ही अपने गांव गया था तो वहां पे देखा था कि हाँ, अब लगभग सबको ये मालूम चल रहा है कि पढ़ाई करने पे ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अभी कितने ही ऊंचे स्थान पे हो, आप वापस नीचे आ जाओगे। तो अब सब बड़े छोटे लोग सब किसी तरीके से, किसी ना कोई कष्ट करके भी, लेकिन चाहते हैं कि उनके बेटे बेटी पढ़ाई करें। हम ये जागरूकता हाँ, बहुत लोग बढ़ी समझ है। चुके हैं क्या हाँ, कि सफलता की मेन पूंजी पढ़ाई पढ़ाई ही है। पढ़ाई है। अगर हाँ, नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे जाके बहुत सारी कठिनाई। बहुत। हाँ, तो ये तो कि समाज के बारे में आपके परिवार में क्या पढ़ाई को लेके उसके प्रति क्या क्या माहौल है? आपको क्या मोटिवेट मतलब आपके जर्नी में किसका मोटिवेशन सबसे ज्यादा था, मतलब किसका? मेरे परिवार में शुरू से ही ये, मुझे पापा मम्मी सबने कहा है कि देखो तुमको पढ़ाई ही करना है, तुमको हमारी जैसी जिंदगी नहीं जीनी है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। पिता ने मुझे हमेशा कहा था कि जिस पोजीशन पे हम लोग अभी हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम कभी उस पोजीशन पे आओ। तुम अभी से ही इतना पढ़ाई करो कि कल लो कि तुमको इतना मेहनत ना करना पड़े अपनी जिंदगी जीने के लिए। जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी जीना है। हाँ। और परिवार में शुरू से ही, बहुत पहले से ही हमेशा से पढ़ाई का माहौल रहा है। हमेशा मम्मी पापा कहते हैं कि हाँ पढ़ाई करो। और मेरे आदर्श मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा मेरे बड़े भैया हैं। हम्म। मतलब मैं अपने बड़े भैया को ही अपना माता, अपना पिता, अपना सब कुछ मानता हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया बॉन्डिंग देखने को मिल रही है भाई, दोनों भाइयों के बीच में। हाँ, क्या मतलब बताइए इसमें थोड़ा डिटेल से बताइए, क्या किस टाइप की जैसे बॉन्डिंग, क्या कैसे? मैं क्लास 7 क्लास 8 तक तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं पढ़ता था, लेकिन मेरे भैया सीरियसली पढ़ते थे। मैंने आज तक कभी भी अपने स्कूल में टॉप नहीं किया है। मेरे हम्म। भैया हर साल स्कूल में टॉप करते थे, तो माता पिता भी यही कहते थे कि देखो वो पढ़ रहा है, वो इतना आगे कर रहा है, तुम भी कुछ करो, ताकि हम ये भी बोल सकें कि इससे बड़ा बेटा ही नहीं, छोटा बेटा ने भी कुछ अपने बड़े बेटा से 20 बनो, 19 नहीं। तो भैया को देखते देखते ही मैंने क्लास 9 से जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की, क्लास 9 से की सीरियसली। और उन्हीं को देखते देखते मुझे 9th 10th सब मैंने दिया। ये अलग बात है कि मैं फिर भी 90% भी ना 10th में ला पाया हूँ ना 12th में। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे क्या है। नंबर्स तो एक आंकड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में मेन तो एक्सपीरियंसेस ही काम आती है। आप क्या सीख रहे हो, आपकी स्किल्स काम आते हैं। तो जस्ट एक पर्सनल सवाल, ठीक है, व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि हाँ कैसे आपका ग्राफ गया, कहाँ से कहाँ आप गए। तो जस्ट पूछना चाहोगे आपका 10th में क्या परसेंटेज था, इफ मैं यू वांट? मुझे 10th में 88.6 यानी 88.6% मार्क आए थे। मैंने अपने 10th सीबीएसई बोर्ड से दी। 88.6% मार्क्स तो कुछ कम नहीं होता है। तो बहुत लोग नहीं ला पाते, सोचते हैं कि हाँ कम से कम 85 ऊपर आ जाए, 80 के ऊपर आ जाए। तो इसमें इतना डिप्रेस होना क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई में 88.6 कुछ ज़्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि सीबीएसई के पेपर अगर आप देखेंगे तो हम्म। वेरी इजी रहते हैं। अगर कोई भी बच्चा ढंग से 1 से 2 महीना में पढ़ ले तो वो आराम से 90% का क्या वहाँ पे बैरियर भाई, क्रॉस दोनों कर भाई का सकता जो है। बॉन्डिंग है वो नहीं ना दिखाया कि हाँ भैया का बहुत ज्यादा आया था, तो उसके हिसाब से तुम देख रहे हो अपने आप को? कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट के बाद ये फील हुआ था कि हाँ भैया ने अपने स्कूल में टॉप किया था और मैं अपने स्कूल में टॉप 100 में भी नहीं था। तो हाँ, ये मुझे अंदर से बहुत अफसोस हुआ था। तो हाँ, कुछ पेरेंट्स को भी अफसोस हुआ कि बड़ा बेटा इतना हाँ। स्कूल टॉप किया और छोटा नहीं ला पाया। लेकिन तभी पेरेंट्स को कभी भी ये नहीं हुआ कि अगर मतलब इसके कम है तो इसको कम पढ़ाएंगे, ये वो नहीं। पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि हाँ एक एक बार गलती हो गया इससे, अब आगे ये वापस नहीं करेगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ाना है। 10th के एग्जाम का बाद क्या फेस था, कैसे आपने इंजीनियरिंग लाइन को चुना? क्या फिर आप हमारी जैसे पहले बात हो रही थी तो पता चला आपके कुछ आप अलग स्ट्रीम में भी चले गए थे, तो उसके बारे में बताइए, 11th 12th के स्टेज के बारे में बताइए कुछ। 10th के बाद, जब मैं 10th में था तो मेरे भैया 11th में थे। हम्म। तो मैं देखता था कि हाँ वो अपनी पढ़ाई 11th में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मुझे 10th में थोड़ा खराब लगा था कि मैं 90% भी नहीं ला पाया। जेई के एग्ज़ाम के बारे में मैंने बहुत सुना था कि अब बहुत इसमें बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन होता है। हम्म। अगर मैं इस फेज में ही 90% नहीं ला पाया, अगर इस फेज में ही मैं स्टार बच्चों वाली उस क्लब में शामिल नहीं हो पाया, 90% तो अप्रोक्सीमेटली मेरे लगभग सारे के सारे दोस्त के 90% से ज़्यादा आए थे। तो उस टाइम में थोड़ा ख़राब लगा कि हाँ मैं कैसे जेई दे पाऊंगा उन सभी दोस्तों में, मेरा क्या हो पाएगा अगर ऐसे सबका होने लगे। जेई मैंने सुना था बहुत हार्ड होता है, अगर मेरे सारे दोस्त का हो गया, हो सकता है मेरा ना हो। तो ऐसे में ये थोड़ा ख़राब लगना लाजमी था, लेकिन तभी मैंने सोचा कि चलो ज़िंदगी है, एक और कोशिश कर लूँगा। अगर मतलब
नहीं दे के अफसोस करने से अच्छा है दे के अफसोस करना। एटलीस्ट ये तो बाद में नहीं रहेगा कि हाँ काश दे दिए रहते। मैंने देखा कि मेरे बड़े भैया भी पढ़ रहे हैं, और मुझे साइंस स्ट्रीम थोड़ी पसंद थी, तो और मुझे मैथ्स खास करके बहुत ही पसंद था। 10th में मुझे मैथ्स में 99 आए थे 100 में। तो मैथ्स में मुझे मैथ्स शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचा मैथ्स के साथ ही आगे मैं चलूँगा, तो इंजीनियरिंग। बिहार के लड़के और मैथ्स का संबंध बहुत घनिष्ठ है, ये तो देखने को मिलता ही है। जो भी आता है मैथ्स तो करीबी रहता ही है। और आपका आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा, आपको दृढ़ निश्चय है कि अपने से बहुत बच्चे उस अगर शायद उस फेज में होते तो डिप्रेस हो जाते, पढ़ाई छोड़ देते। ये बहुत बच्चे मतलब सब चीज छोड़ के एक कोने में पड़े हुए हैं, माता पिता समझाए, लेकिन आपने उस टाइम अपना आशा नहीं छोड़ा। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग हियर, दैट हाँ मैं थोड़ा डिप्रेस्ड तो था, लेकिन उस टाइम मैं फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट ये बहुत बच्चों को नहीं मिल पाता है, और ये मुझे सही समय पे मिला। इसके कारण ही मैं आज यहाँ पे हूँ, वरना मैं भी इंजीनियरिंग अगर फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत ही कम चांस रहता कि आज मैं यहाँ पे आ पाता। तो आगे अपना अब अपना जर्नी बताइए आगे, 11th 12th। 10th देने के बाद मेरे भैया ने 10th देने के जस्ट बाद पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था। तो अब ये था कि मैं अंधा हूँ अपने भैया के पीछे। वो जिस रास्ता पे चलते हैं मुझे ये मालूम है कि वो रास्ता सही है। मैं एक आध खुद पे भरोसा करना छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भैया पे नहीं। तो उन्होंने दिया था पॉलिटेक्निक का एग्जाम, तो मैंने भी सोचा चलो कंपटीशन करने के लिए। एक बार मैं उनसे 10th में हार चुका हूँ, अब एटलीस्ट यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए मैं दे दूँ वो एग्जाम। मैंने मजे मजे में फॉर्म भर दिया, डेट आ गया। मैंने लिटरली उसके लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बस जितने अपने कॉन्सेप्ट्स थे 10th तक के पढ़े हुए वो जाके मैं बैठ गया एग्जाम देने। और एग्जाम बहुत अच्छा गया था। हाँ। उसके बाद वापस आया, क्वेश्चन पेपर शायद साथ में लाने देते हैं, तो भैया ने मिलाया कि कितना है। उस हिसाब से भैया बोले कि 500 600 रैंक रहेगा। इस हिसाब से जब फाइनल रैंक देखा तो 100 रैंक थे। ये सोच के मुझे बहुत खुशी हुई कि भैया से अच्छी रैंक आई है इसमें। तो हाँ, दिल को एक थोड़ी और प्रशंसा, ठंडक मिली। भैया का रैंक बताइए आप प्लीज। सबको लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने फिर कुछ उनका मारा। 300 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट क्लियर फिगर उनका याद नहीं है, मुझे अपना बस याद है इसमें। तो यहाँ पे आपने चौका मार हाँ, दिया। तो वो फीलिंग क्या था तुम्हारा? वो फीलिंग यही था कि हाँ चलो अब भैया एक बार आगे हैं, मैं भी एक बार आगे हो चुका हूँ, तो 1-1 से स्कोर अभी बराबरी पे है। जस्ट कंपटीशन के लिए हाँ, मैंने दिया था। फिर जेई के मैदान में क्या रहा आप लोग का? जेई के मैदान में, जेई से पहले मैं 12th बोर्ड के बारे में कहना चाहूँगा। हम्म, जेई से पहले 12th बोर्ड था हम्म, एज यूजुअल। फिर बोर्ड्स एग्जाम, वही टेंशन कि हाँ बोर्ड देना है जेई देना है, क्योंकि हम लोग में कोरोना पेंडेमिक हुआ था तो शायद जेई शिफ्ट हो गया था अप्रैल के हाँ टाइम। हाँ हाँ। और मैं ड्रॉपर हूँ, मैं 2022 में जेई दे चुका हूँ। तो जेई 2022 में जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे बोर्ड्स एग्जाम पहले थे, जेई के एग्जाम बाद में थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम के डेट पहले आ गए थे। हाँ उसको फिर बाद में शिफ्ट किया। हाँ। तो उस टाइम में थोड़ा दिमाग में चल रहा था कि क्या पहले होगा, बोर्ड एग्जाम पहले होगा या जेई पहले होगा, क्योंकि दोनों के अप्रोच अलग अलग होते कुछ हैं, टाइम बोर्ड तक और था जेई कि के। आपका बोर्ड एग्जाम का डेट भी पता है और उसके बीच में जेई पड़ रहा है। हाँ लेकिन कुछ दिन बाद जब करीब आ गया, जब 15-20 दिन बाकी थे, तब शिफ्ट हुआ था जेई। अप्रैल में शिफ्ट हुआ था आपका। हाँ। तो मैं सोच रहा था कि चलो थोड़ा बहुत ये भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं। और उस टाइम में ये क्राइटेरिया 75% वाला हट गया था, तो मैं सोचा कि अगर जेई पे मैं ज़्यादा ध्यान दे दूँ तो 75% तो वैसे ही मैं ले आऊँगा बोर्ड्स में, इतना मुझे भरोसा है। और जेई निकल जाएगा तो ठीक रहेगा, इसलिए मैंने जेई को थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यू देना शुरू कर दिया था बोर्ड्स की तुलना में। लेकिन फिर 10 से 15 दिन पहले ये मालूम चलता है कि जेई शिफ्ट हो गया, आपको पहले बोर्ड देना है। दोनों का अप्रोच अलग होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। हम्म, तो फिर बोर्ड्स में राइटिंग लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, ये वो दिस डैट, थोड़ा ना थोड़ा सा हो ही जाता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ा, तो उस हिसाब से बोर्ड की लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे थोड़ा कम टाइम मिला। हम्म, लेकिन हाँ सारा कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ लिया था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत तब भी हुई थी इस मिसमैनेजमेंट के कारण। मतलब यहाँ पे एक जो 12th क्लास के बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड्स का तैयारी कर, उनके लिए मेन की अगर आप साथ में जेई की तैयारी कर रहे हो और बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो हाँ हल्का हल्का कभी कभी सप्ते में 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहो कि हाँ भाई लास्ट में कोई दिक्कत ना मिले, जो मोस्टली 90% बच्चों को तो मिलती है। वो जेई की तैयारी, ऑब्जेक्टिव की तैयारी चल रहा है, सब्जेक्टिव बीच में आया तो वही फंसे हुए हैं,
वहाँ पे हल्का फुल्का स्ट्रेस आ जाता है कि कैसे होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे लैग कर जाते हैं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो पहले से समझ सकते हैं और हाँ, उस पर वर्क इसको कर मैं सकते हैं। बोलना चाहूँगा दर्शकों को कि जो खास करके अभी जेई और बोर्ड्स दोनों की तैयारी कर रहे हैं, कि हाँ, आपको ये पॉइंट हमेशा बना के रखना चाहिए कि अब आपके जो जेई के एग्जाम होंगे वो जनवरी में होंगे, बोर्ड के एग्जाम फरवरी फरवरी में होंगे। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको सप्ताह में 2 या 3 दिन एटलीस्ट 1 और 3 घंटे का स्लॉट बना के राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए बोर्ड्स के लिए। कि आप बोर्ड्स में थ्योरेटिकली कितना अच्छा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि जेई के लिए आपको फास्ट एंड फास्ट जो करना होता है वो। तो बोर्ड्स खत्म हो गया, बोर्ड्स आपने दे दिया, हाँ, फिर जेई आ गया फटाफट। तो जेई में क्या था 2022 में आपका? जेई मेंस 2022, ये अब मेरे भैया ने 2021 में दिया था, मैंने 2022 में दिया था। तो ये कोइंसिडेंस हुआ था कि मेरे और मेरे भैया का सेम सेंटर पड़ा था, सेम शिफ्ट पड़ा था, फर्स्ट डे पड़ा था ओके। जेई मेंस। तो सेम क्वेश्चन पेपर भी मिला था। लेकिन जेई मेंस 1 देते समय मैंने ये सोचा कि मेरे भैया ने ड्रॉप लिया है, वो जेई एडवांस भी देंगे, और मेरा ध्यान बीच में मैंने कहा था कि बंट गया था। तो उस चक्कर में मैंने फिर जस्ट फॉलो अप कर लिया कि हाँ, बेसिक जो भी जितना फार्मूला वार्मूला थे उतना रिवाइज करके चला गया। उस टाइम में फिजिक्स के क्वेश्चन इजी आ गए थे, फिजिक्स के क्वेश्चन हाँ इजी आने लगे थे बोर्ड के जैसे। 22 में, हाँ। और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिजिक्स के क्वेश्चन बोर्ड्स जैसे आएंगे। मुझे लग रहा था जैसे एज यूजुअल जेई का पैटर्न है, वो थोड़ा टफ ही पूछेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों। तो उस टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैंने जेई 2022 जो दिया था, उससे पहले एक भी मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है मैथ्स, तो जेई में सबसे पहले मैंने मैथ्स खोला। और यहाँ पे दिक्कत हो गया, क्योंकि जेई 2022 का आप जो पेपर उठा के देखिएगा, पेपर एनालिसिस, तो आपको ये मालूम चलेगा 2022 का मैथ्स का पेपर एडवांस्ड लेवल का था, और मैंने मैथ्स से ही शुरू किया। तो लिटरली मेरा 2 से ढाई घंटा चला गया था मैथ्स में। उसके बाद दो मैंने, से ढाई घंटा हाँ, लेकिन तब भी मैंने 15 या 16 क्वेश्चन एडवांस लेवल के थे जो मुझे याद है कि मैंने अटेम्प्ट किए थे और सही किए थे। उसके बाद जब मैंने देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आधे घंटे बस बाकी है, और देखा कि ये इतने इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने 2 3 क्वेश्चंस तो किए। लेकिन अब हड़बड़ाहट में देखा कि इतने इजी इजी क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है, तो उसमें फिजिक्स में 2 3 एरर भी हो गए थे तेजी तेजी से करने में। और लिटरली मैंने केमिस्ट्री सेक्शन खोला भी नहीं होगा, एक क्वेश्चन शायद बस बनाया था केमिस्ट्री में। इसका मतलब ये था कि पेपर इजी था। मैंने चूंकि पहले मॉक नहीं दिया था, और लिटरली उस टाइम का पैटर्न भी थोड़ा अजीब सा हो गया कि फिजिक्स बहुत इजी उन्होंने पूछ दिया, मैथ्स कुछ हार्ड कर दिया। मेरा फेवरेट था मैथ्स। तो ये मिसमैनेजमेंट हो गया कि मैंने सही तरीका से, सही अप्रोच नहीं था मेरा पेपर सॉल्व करने का। तो यहाँ पे मुझे पहले सीख ये मिली थी जेईई मेंस फर्स्ट पेपर से, कि आप भले ही कितना जानते हो, ये एनटीए वालों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको ये फर्क पड़ता है कि आपने पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी आपका कितना सही है। मतलब फेवरेटिज्म नहीं दिखाना कि हमें अगर ये सब्जेक्ट पसंद है तो इसी पे लगे पड़े हैं, कि जब ये तक काम इसके नहीं अधिकतर करना। सवाल नहीं सॉल्व कर दिए तब तक तो नहीं। हाँ, मतलब ये उसमें कि बीच आपको बीच में, देखना है कि हाँ पूरा पेपर छान देना है, हाँ, जो इजी क्वेश्चन सब बना दो, उसके बाद आओ कि हाँ जो बन सकता है नहीं बन सकता। हाँ, उसमें बीच बीच में ये भी हो गया था कि अगर मैथ्स का एक क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने अपने ईगो पे ले लिया था कि मैंने इस चैप्टर पे इतना टाइम दिया, ये क्वेश्चन तो मैं बना के ही छोड़ूंगा। तो उसके ईगो पे नहीं चक्कर लेना में, है। हाँ, ईगो, अगर आप ईगो पे लोगे तो एनटी वाले आपसे बड़े खिलाड़ी वो आपको ईगो पे ले लेंगे। ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है। तो तो क्या क्या रिजल्ट रहा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे का? 82 मार्क्स बने थे, हम्म, और उस पर 93.7 परसेंटाइल बनी थी हम्म। फर्स्ट पेपर में। फिर सेकंड अटेम्प्ट? फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने देखा कि फिजिक्स इजी पूछ रहे हैं वो लोग, और मैथ्स हार्ड पूछ रहे हैं। हाँ। अभी तक मेरा था कि फिजिक्स और मैथ्स में बहुत स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग और बहुत स्ट्रांग के बीच में था, और केमिस्ट्री मेरा वीक था। मैंने देखा कि मैथ्स ज़्यादा ही भारी आ रहा है, केमिस्ट्री थोड़ा इजी आ रहा है। तो मेरा ध्यान सेकेंड अटेम्प्ट में केमिस्ट्री पे था, ज़्यादा चला गया था। फिर मैंने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया, तो फिजिक्स तो मेरे ठीक ठाक बन गए, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दे दिया था। तो मैंने सोचा कि अब 3 महीना केमिस्ट्री पढ़ा है, तो था केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लूँ। तो हाँ, केमिस्ट्री में क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के थोड़ा सही हुए, लेकिन ऑर्गेनिक में मैंने तुक्काबाजी कर दी, और ये मेरा गलत निर्णय था। इसके कारण मेरा सेकेंड पेपर में 110 मार्क्स के आसपास बना था। तो मैंने सोचा कि पिछले पेपर में 80 मार्क्स में 93 बन रहा है,
इस बार 110 लाया हूँ तो 95 96 बन जाना चाहिए, लेकिन उस बार 91 पॉइंट कुछ बना था। ये इतना सेकेंड राइज अटेम्प्ट, हाँ, कंपटीशन में। कंपटीशन में राइज हो गया था तो। हाँ, तो नॉर्मल टेंडेंसी हर हर अटेम्प्ट में, हर साल तो ऐसा ही होता है कि हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। हाँ। तो मतलब इससे ये सीख मिलती है कि भाई अपने वीकनेसेस अच्छे से वर्क करो, हाँ। है कि नहीं। हाँ। और मतलब पेपर स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है, और कोई चीज़ को ईगो पे नहीं लेना है। हाँ। और अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो भाई पढ़ के चले जाओ, शायद उससे कोई इजी क्वेश्चन आ जाए हाँ। तो भी हर बना सकते चैप्टर हो। का एक बेसिक कर लेना चाहिए कि अगर उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आया तो आप उसको कर लो, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो बहुत बंदे नहीं कर पाएंगे, आप रेस में बने रहोगे। तो फिर उसके बाद आप तो क्वालिफाई कर गए होंगे हाँ। एडवांस के लिए, हाँ। तो फिर एडवांस का क्या सीन रहा जो टाइम मिला उसमें। एडवांस एडवांस में ये होता है कि जो एडवांस है, मेरे हिसाब से आपने कितना ज़्यादा स्टडी की है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। एडवांस आपका मतलब चिल मोड में आप हैं, रिलैक्स्ड हैं आप, वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है मेरे हिसाब से। जैसे एडवांस में बहुत बार होता है कि आप बहुत ज़्यादा तो पढ़ लिए हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको टेंशन होने लगता है, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, ये गलत हो जाता है। कामनेस होना चाहिए उस टाइम हाँ। में। और कोई बंदा होता है जो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन चिल रिलैक्स्ड होके गया, बस उसको बेसिक्स सबका मालूम है, और बेसिक्स लगा लगा के एडवांस के क्वेश्चन कोई हवा में तो बनते नहीं है, वो भी बेसिक्स पे ही सॉल्व होते हैं। बस जो बंदा चिल रह के गया है वो जाके बना लेते हैं। जैसे मेरा था कि मैंने बस बेसिक्स पढ़ा था, हम्म। एडवांस के लिए कुछ भी रिसोर्स मैंने फॉलो नहीं किया, बस बेसिक्स जो मेंस के लिए था वही एडवांस के लिए गया। मैं आराम से चिल्ड था, लेकिन वहाँ पे गया, पेपर देखना शुरू किया, जी 2022 का एडवांस्ड, वन ऑफ द टॉपेस्ट। वन ऑफ द वन। टफेस्ट एग्जाम हम्म। एज सेड बाई एवरीवन। हम्म। वहाँ पे मैंने देखा क्वेश्चन क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बने, पहली बार में 35 मार्क्स के बने और दूसरी बार में 33 या 34 मार्क्स के बने। आराम से मैं चिल बना रहा हूँ, कोई क्वेश्चन में 10 मिनट दे रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में 15 मिनट, एक क्वेश्चन में भी मुझे याद है मैंने 35 मिनट्स दे दिया था बनाते बनाते। लेकिन हाँ, मुझे मालूम था एडवांस का एग्जाम है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं जाते हैं, थोड़ा कम मार्क्स में बन जाते हैं। ज़्यादा गलत करने से अच्छा है जितना बना आप सही बना। बस हाँ, अगर आपके पास स्पीड है थोड़ा और एक्यूरेसी भी है थोड़ा, तो आप आराम से, मेरे हिसाब से जे एडवांस निकालना ज़्यादा इजी है जे मेंस के कंपैरिजन में। तो बस मैंने चिल होके एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद मैं आया घर पे तो देखने लगा, एनालिसिस देखा मैंने कि पेपर तो सबसे टफ आ रहा है, पेपर जे एडवांस का सबसे टफ आया है, ये क्या बात हुआ, जबकि मुझे क्वेश्चंस उतने टफ नहीं लगे थे। लेकिन हाँ चलो अब दे दिया, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। फिर जे एडवांस का जब पेपर आया, पहले वो रिजल्ट नहीं देते हैं, पहले वो रिस्पॉन्स शीट देते हैं हाँ जे हाँ एडवांस हाँ। वाले। तो वहाँ पे मैंने देखा कि हाँ चिल था मैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो सही हुए लेकिन एक दो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस गलत कर, जैसे वर्क एनर्जी में मुझे याद है एक बहुत बहुत सिली एरर किया था मैंने, वॉल्यूम घट गया लेकिन तब भी मैंने वर्क डन पॉजिटिव कर दिया, तो ओ, उसके कारण +4 की जगह -2 हो गया। तो इस एक दो क्वेश्चन के कारण मैं, एक ही दो क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने 17 या 18 बनाए थे जिसमें एक या दो गलत हुआ था। ये हुआ देखा, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे 66 मार्क्स थे, हम्म। और उस साल जनरल वालों को 68 मार्क्स पे आईआईटी मिला था। ओ, तो तब मुझे खुद पे थोड़ा वो हुआ कि यार मैंने वर्क एनर्जी का ये सब क्वेश्चन गलत किया जिसके कारण 6 मार्क में डायरेक्ट चला गया। अगर वो नहीं करता तो आईआईटी में रहता आईआईटी मैं। कुछ कुछ कोई ब्रांच में नहीं आता। कोई ब्रांच में मिल जाता तो मैं आराम से आईआईटी चले जाता, कोई दिक्कत नहीं रहता। एटलीस्ट पेरेंट्स से बोलते थे कि यहाँ पढ़ लो, आईआईटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लिटरली आईआईटी मिल जाता, कोई भी ब्रांच मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। फिर एडवांस तो हुआ नहीं। हाँ, फिर एडवांस नहीं आपने हुआ। सोचा नहीं 22 में कोई एनआईटी ले लेते, 95% है तो पढ़ेंगे आपने। 22 के मैंने जोसा सिसब में दिया नहीं, था। 93 था ना आपका हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ 93। सॉरी 93% है। तो सीसैब में मैंने दिया, तो सीसैब में मुझे जहाँ तक याद है एनआईटी भोपाल में मुझे मिल रहा था मेटलर्जी। तो उसके बाद मैंने अपने भैया से पूछा कि क्या ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं, तो वो बोले कि लेने का मन है ले लो, लेकिन अगर तुमको खुद पे भरोसा है कि अगर तुम ड्रॉप लेके 1 साल अगर तुम ड्रॉप लेते हो, तुम मेहनत करते हो, तो तुमको इससे बहुत बहुत अच्छा ब्रांच मिल जाएगा किसी अच्छे एनआईटी में। मेटलर्जी ब्रांच पहले उसका स्कोप था, अभी भी आने वाले समय में उसका स्कोप रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका स्कोप डिक्लाइनिंग होते जा रहा है। तो वहाँ पे एक तो वैसे तुम इतना पढ़े हो, अगर तुम, अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम अपने ज़िंदगी भर एक ऐसे ब्रांच में जाओ जहाँ स्कोप उसका हमेशा धीरे धीरे कम ही होते जाएगा,
या फिर अगर तुम खुद पे 1 साल और वर्क करते हो तो तुम शायद किसी अच्छे आईआईटी में जा सकते हो या किसी अच्छे एनआईटी में ही अच्छा ब्रांच ले सकते हो। तो मुझे लग रहा था कि मुझे एनआईटी भोपाल में ही ले लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे भैया ने बोला कि 1 साल और, उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि 1 साल अभी तुम रुक जाओ, एक बार फिर से कोशिश करके देख लो। तो ठीक है, फिर मैंने नहीं लिया, एनआईटी भोपाल वाला ब्रांच मैंने फिर छोड़ ड्रॉप दिया। ईयर का सीन, फिर ड्रॉप ईयर। वो कैसा था? वो डिप्रेसिंग, क्या कैसा फील होता ड्रॉप था? ईयर ड्रॉप ईयर वाज नेवर अ डिप्रेसिंग पार्ट। ड्रॉप ईयर में मैं हमेशा सिर्फ 2 बंदों के ही कांटेक्ट में था, एक मेरा क्लोज फ्रेंड जो कि क्लास 8 से, और एक मेरे भैया। तो जब ये दोनों से बात करता था, मेरे फ्रेंड ने भी ड्रॉप लिया था, दोनों से बात करता था तो हाँ, दिल में मतलब ये रहता था कि ज़्यादा कोई प्रेशर वेशर है नहीं, बस वापस से बेसिक्स करो, लेकिन इस बार जितना पीछे वाले गलती किए हो वो नहीं करना है। पढ़ाई लगभग लगभग मैंने कर ही ली थी, बस इस बार था कि मुझे पेपर जो स्ट्रेटजी है वो सही से करनी है। तो उस बार मेरे भैया ने बोला कि देखो, अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आ रहा है तो कोई कोई फ़ायदा नहीं है उस पर अपना 15 मिनट देने का, इससे अच्छा 2 क्वेश्चन जो उससे इजी हैं, इजी वो कर लो। 5 5 मिनट का, वो कर लो, सही से कर लो। थोड़ा अपना एक्यूरेसी अच्छा रखो, थोड़ा सा अगर हो सके तो स्पीड बढ़ाओ, इसके लिए मॉक दे दो, लेकिन हाँ, सारा चैप्टर का बेसिक्स पढ़ लो। तो वापस मैंने देखा कि हाँ चलो, मैथ्स हार्ड आ रहा है, लेकिन मैथ्स पे ही मुझे अपना भरोसा था। फिजिक्स इजी आ रहा है, फिजिक्स इजी स्कोरिंग है, तो मैंने सोचा फिजिक्स एक बार अच्छे से मैं पढ़ लेता हूँ। 1 साल तो नहीं, मुझे याद है 3 महीने के बाद ही सेकेंड, मतलब मेरा जोसा का जो काउंसलिंग हुआ था हाँ उसके हाँ। 3 महीना बाद ही वापस ये मेंस हो गया था। तो उस टाइम में लग रहा था चलो 6 7 महीना मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा रफ्तार में करता हूँ ताकि बाद में मैं इनफ मार्क्स दे सकूँ। तो एनटीए वालों ने कहा कि आप जनवरी से आपका जेई मेंस का एग्जाम होगा शुरू, दिसंबर, मिड दिसंबर में उन्होंने कहा था। तो ठीक है चलो, अब है 1 महीना है सबके लिए, अब मैं प्रोटेस्ट करूं कि मेरे को 1 महीना ही आप पहले बता रहे हो, तो ये तो नहीं, ये सबको 1 महीना पहले ही मालूम चल रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 महीने में मैंने फिजिक्स अच्छा से करी और मैथ्स वापस से थोड़ा रिवाइज कर लिया। केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड लगती थी शुरू से ही, तो मैंने केमिस्ट्री पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस किया था, तो ये हो गया। फिजिक्स मैंने पिछले साल से ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया था, और इस बार मेरा क्लियर मोटो था कि मुझे ये नहीं देखना है कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मुझे ये देखना है कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी होना चाहिए वो सही होना चाहिए, उस पर आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। मतलब पिछले सालों की गलती पे ध्यान दे रहे थे, हाँ, और कहाँ पिछले साल लैग कर क्या रहे थे क्या आप। गलती किए थे ये मुझे मालूम था, तो इस बार वो गलती नहीं करना है। हम्म, अपना गलती गलती तो होगी ही एग्जाम में, ये हाँ। बात तो है, लेकिन अपने गलती को मिनिमाइज करने का पूरा करने, हाँ, एफर्ट्स प्रयास करना करते चाहिए। हैं। तो फिर हुआ, अब जे एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले मैंने देखा, मैं इस बार जो जेई था वो 1 फरवरी को दिया था, सबसे लास्ट शिफ्ट में। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट का। हाँ, तो मैंने देखा कि पेपर कैसा आ रहा है, कुछ पहले सारे एनालिसिस आते पेपर्स। हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें देखा कि वेक्टर थ्री के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हम्म, पूछ रहे हैं, कौन से चैप्टर के वेटेज कम है। जिस चैप्टर का वेटेज कम है मैंने सोचा कि चलो, अगर वो चैप्टर ज़्यादा अच्छा से नहीं आता है तो उसका बस बेसिक कर लूँ, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ा अच्छे लेवल पे कर लूँ। तो वो मैंने किया, और इस बार मैंने मॉक्स दे दिए थे। इस बार मैंने 7 मॉक्स दिए थे, मुझे मालूम चल गया था, मैंने पिछले साल के पेपर्स मॉक में दिए थे, तो बढ़िया। मुझे मालूम चल गया था कि मैथ्स हार्ड आ रहा है, फिजिक्स इजी आ रहा है, केमिस्ट्री ना उतना हार्ड आ रहा है ना इजी आ रहा है। और इस बार मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरा पेपर एटलीस्ट 2 बार देखूंगा, अंत से शुरू से लेके पूरा आर मतलब पार। रिव्यू कर लूंगा कि हाँ, जो जो मैं क्वेश्चन दो बनाया। बार पूरा देखूंगा। हम्म, जो क्वेश्चन मैं था कि मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 भाग में बांटूंगा, हाँ। पहले फिजिक्स से शुरू करूंगा, फिर केमिस्ट्री पे जाऊंगा, फिर मैथ्स करूंगा, क्योंकि डिफिकल्टी वाइज ऐसा ही है कि आप हाँ, फिजिक्स में। 2022 का ट्रेंड देखते हाँ, हुए आपको जैसा। तो ये हो गया कि मैंने फिर पेपर 3 भाग में बांटा। फिजिक्स में आया, जो क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम चल जाता है ये क्वेश्चन होने वाला है या हाँ। नहीं होने वाला है, जो 2 मिनट के अंदर होने वाला है उसको वहीं पे करके निपटा दो। हम्म, ये हुआ पहला, तो मैंने पूरा पेपर पहला ऐसे देखा कि जो क्वेश्चन होने वाला है 2 मिनट में करके निपटा दिया। उसके बाद देखा कि हाँ, जो क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट लगेगा लेकिन वो होने वाला है, डुएबल है, हम्म, उसके बाद पूरा पेपर मैंने वैसे निपटा दिया। तो मुझे इस बार याद है कि
लगभग मेरे 115 मिनट्स बचे ही थे और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा कर लिया था, मेरे पास बस मैथ्स बाकी था। और 115 मिनट में ऐसा देखा कि मैंने 2023 का मैथ्स 2022 के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था। इजी था। तो मेरे पास 115 मिनट बचे थे। फिजिक्स में मैंने 25 में से 24 क्वेश्चन बनाया था, जिसमें 21 सही हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार एटलीस्ट 50+ अटेम्प्ट्स का टारगेट रखता हूँ। 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा तो 40 भी सही हो जाए तो 160 माइनस 10 150 ठीक ठाक आ स्कोर बन जाएगा। जाएगा। हाँ। तो मैंने सोचा था 50 से ज़्यादा क्वेश्चन इस बार अटेम्प्ट करूँगा। फिजिक्स इजी आई थी तो फिजिक्स में ही 24 हो गए थे। केमिस्ट्री में मैंने 10 कर लिया था, तो मुझे मालूम था कि अब मेरे पास 120 मिनट्स है और मुझे मैथ्स के 16 क्वेश्चंस करना है। तो रेशियो वेशियो बना लिया था कि हाँ इतना मिनट में इतना क्वेश्चन करना है। मैंने मैथ्स का पेपर देखना शुरू किया, शुरू से अंत तक मैंने मैथ्स का बनाया। और जहाँ तक मुझे याद है 52 अटेम्प्ट्स थे मेरे टोटल। फिर मैं आके मिलाया घर पे, तो हाँ देखा कि ये सही है ये गलत है। अप्रोक्सीमेटली 155 160 मार्क्स बन रहे थे। अब मालूम नहीं, मैंने कुछ वेरीफाइड सोर्सेज जो बड़े बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हाँ, यूट्यूब पे जो दिखाते हाँ हैं। जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिखाते हैं, वो ये कह रहे थे कि हाँ मेरा जो शिफ्ट का पेपर था वो मतलब आसान, जो मोस्ट मॉडरेट था। इजीएस्ट नहीं था, मॉडरेट था। हाँ कुछ शिफ्ट्स में मेरे से इजी पेपर आया था। हाँ फिर मैंने जब अपने तो मैंने पापा को बता दिया कि हाँ जैसा सीन है कि 98.5 के आसपास में बनना चाहिए, सारे बोल रहे हैं यही। उसके बाद जब मैं फाइनल परसेंटाइल आया तो मैंने देखा 97.2 बने। तो यहाँ से एक बार फिर से मुझे भरोसा हो गया कि एनटीए पे कभी भरोसा नहीं करना मेनली चाहिए। वो सीन था कि जो फर्स्ट फेब का सेकंड था, सेकंड हाँ सेकंड शिफ्ट था ना वो, हाँ तो उसमें मेनली था कि बच्चों की संख्या जो नंबर काउंट थी वो कम थी। हाँ तो एवरेज जो होना चाहिए वो तो नंबर बढ़ ही जाएगा आपका परसेंटाइल, हाँ क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा गलती करने का आशंका है, तो आपका अच्छा नंबर बन सकता है। हाँ तो एवरेज तो सब में 60 से 70 हज़ार बच्चे बैठते हैं, लेकिन उस शिफ्ट में मात्र शायद 40 या 42 हज़ार या 45 हज़ार बच्चे बैठे थे। तो वहाँ पे वो रह गया। हाँ। तो यहाँ से मुझे मालूम चल गया कि चलो इस बार के साथ मेरे फेवर में नहीं थी। अब मुझे जब 97.2 आ गया तो हाँ, तो मैं, ये तो कुछ खराब नहीं है, अच्छा परसेंटाइल है। कोई बच्चा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया तो सोचेगा आप एडवांस की तैयारी करते हैं। तो आपका मेरे क्या था नेक्स्ट मूव? लेकिन मेरे साथ ये था कि 97.2 आया था तो मैंने पिछले साल का मतलब रैंक वर्सेस परसेंटाइल, तो मुझे हाँ लगा कि 25-26 हज़ार के आसपास रैंक बन जाएगा। लेकिन मुझे इस बार ऐसा लग रहा था कि मैंने मेंस के लिए कुछ ज़्यादा ही इस बार सीरियसली पढ़ाई करी है और मैं ये परसेंटाइल नहीं होना चाहिए, मैं 99 के आसपास परसेंटाइल रहना चाहिए। हाँ तो फिर मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात की तो वो बोले कि देखो इतना आ गया है, अब तुम एडवांस पे फोकस करो। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डर था कि एडवांस के क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, वो हो सकता है नया क्वेश्चन डाल दें जो आपने भले ही टॉपिक पे मास्टरी की हो, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग हो। तो एडवांस में गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन वो बन जाए, लेकिन मेंस में अगर आपको टॉपिक आता है तो आप बना ही दोगे। आप बना ही दोगे। तो अल्दो मुझे सीनियर्स ने बोला था कि तुम एडवांस पे फोकस करो, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक मेंस में 99 के आसपास मुझे पहुंच जाना चाहिए और फिर वापस मुझे एडवांस के लिए 1 से 1.5 महीने मिलेंगे। तो मैंने मेंस अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस किया और जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मतलब क्या कारण था भाई, क्या कहाँ लैग कर गया? मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। मेंस के जो आइडियल होना चाहिए कि आप मेंस का 3 दिन पढ़ो, एडवांस का 4 दिन पढ़ो सप्ताह में, लेकिन मैंने मेंस का ही 5 से 6 दिन पढ़ा, एडवांस के लिए एक दिन बस दिया। तो वापस मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी मेंस मेंस के हिसाब से, और कुछ कारणों से मैं अप्रैल अटेम्प्ट मेंस का नहीं दे पाया। तो लक्ष्य जैसे हमारा पहले बात हो रहा था कि आपका सेकंड अटेम्प्ट छूट गया था, तो क्या इवेंट्स हुए थे कि जिसके कारण आपका सेकंड अटेम्प्ट आप नहीं दे पाए थे? तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि क्यों किसी बच्चे को छूट, तो अगर आप बता देंगे तो हमारे जितने व्यूअर्स उनको पता रहेगा कि हाँ भाई ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, थोड़ा वेल प्रिपेयर रहना है। तो आप बताइए अपना जो भी था। अटेम्प्ट मतलब जिस वजह मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, हम सुबह में सोचे कि अगर मैथ्स का सारा फार्मूला रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स में स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो स्ट्रॉन्ग पार्ट को मतलब स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री पे मेरा भरोसा नहीं था कि इतना ज़्यादा मार्क्स हम केमिस्ट्री से स्कोर कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि एक बार मैथ्स को वापस से रिवाइज कर लिया जाए। तो रिवाइज करते करते वेक्टर एंड 3D चैप्टर का फार्मूला याद नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भूल जा रहे थे उसमें। तो बार बार याद करने की कोशिश चक्कर में लगभग 10 मिनट ज़्यादा लग गया, जितना हम एक्सपेक्टेड अपना शेड्यूल बनाए थे उससे 10 मिनट ज़्यादा लग गया। और वो 10 मिनट
हमको बहुत नुकसान पहुंचाया। मतलब मेरे सेंटर पहुंचने में 10 मिनट ही लेट हुआ था और इसके कारण मुझे एंट्री नहीं मिली। वहाँ पे जो प्रिस्क्राइब टाइम रहता है तो एनटीए वालों ने उस टाइम से, मतलब उस टाइम के बाद अगर जाओ तो वो एंट्री नहीं दिया मुझे, उन्होंने एंट्री नहीं दिया मुझे। तो इस बात का मुझे अफसोस है। वहाँ पे मेरे पापा, मतलब जो गार्ड हैं, उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि सर जाने दीजिए, लेकिन जब उन्होंने नहीं जाने दिया तो फिर अंदर से मुझे बहुत ख़राब लगा और अंदर से मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब मेरे 2 साल का मेहनत, मेरे एक गलती के कारण, मेरे 10 मिनट की गलती के कारण मेरा 2 साल 3 साल का जो मेहनत था वो बर्बाद चला गया। जितना हम सोचे थे कि इतना अच्छा से पढ़ के गए हैं, अच्छा से एग्ज़ाम देंगे, वो सारा बर्बाद हो गया। तो दिल से बहुत दुख हुआ उस टाइम में। मतलब एक तरीके से दिमाग बिल्कुल शांत हो गया था कि कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करना है। फिर उसके बाद हम और पापा वापस एग्ज़ाम सेंटर से आए तो वहाँ पर मम्मी बोली घर पे, मतलब खाना वाना खाए, उसके बाद मम्मी बोली कि अब जो बीत गया उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा एडवांस आ गया, उसको सोचो। लेकिन फिर मम्मी तो ये बोल दी, लेकिन फिर भी दिल में एक था कि अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर 2 साल 3 साल किसी ने इतना अच्छा से मेहनत किया और उसका एक गलती से हो। हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ, इस मामले में, ऐसे मामलों में इतनी सख्ती भी ज़रूरी नहीं है, कुछ उदारता दिखाई जा सकती थी। हाँ, ये बात तो है कि कुछ नियम कानून होते हैं जिसका हमें पालन करना है, कि हाँ रूल्स बने हो कि हमें पहुंचना है सेंटर पे इतने टाइम से पहले। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए जिससे कुछ ऐसा प्रावधान निकालना चाहिए कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ कारण की वजह से नहीं पहुंच पाते, बहुत कारण होते हैं, कभी ट्रेन लेट हो जाती, कभी कुछ ट्रैफिक व्रैफिक हो जाती, तो सरकार कुछ ऐसा नियम निकाले जिससे उन बच्चों को बैठने दिया जाए। क्योंकि हाँ, उन्होंने, किसी ने 2 साल मेहनत की, किसी ने 30 साल मेहनत की है, अगर वो बर्बाद हो जाए तो उनका मेंटल स्टेट पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। वो इतनी मेहनत के बाद जा रहे हैं तो उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। भले सिस्टम की बात है तो सिस्टम ही इसको डिसाइड करे, हम लोग इसमें कोई कंप्लीमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग आशा करते हैं कि सरकार कुछ करेगी, कुछ नए नियम आएंगे जिससे, हाँ जैसे आपका छूटा तो फिर किसी और बच्चे का ऐसा ना हो जिससे वो कोई और चीज़ डिज़र्व करता हो जो उसे मिले। तो आशा करते हैं कि ऐसा कुछ हो आने वाले समय में। अब मेंस हो गया, अब एडवांस की बारी थी, तो क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या माइंडसेट था, क्या एक महीने में क्या क्या किया जिससे, और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताइए कि कैसा आपका गया वो टाइम पीरियड, एक महीने का प्रिपरेशन का। तो जैसा कि आप सबको पहले से मालूम होगा कि मैंने मेंस पे ज़्यादा टाइम दे दिया था। हाँ, ये होता है कि मतलब किसी ने भी अगर मेंस सही से निकाला है तो उसका ये शेड्यूल होता है कि वो हफ्ते में 2 या 3 दिन मेंस के लेवल के प्रिपरेशन करे और फिर बाकी दिनों में एडवांस के लेवल की प्रिपरेशन करे। लेकिन जब ये हो गया तो मतलब मैंने मेंस को ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे दिया था, क्योंकि मुझे एडवांस पे अपने अपने ऊपर उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब देखा मैंने कि एक महीना ही बाकी है और मैंने मेंस को एज़ यूजुअल, मैं एज मतलब मैंने पहले ही कहा कि मैंने मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया था। तो मैंने देखा कि अब बस एक महीना बाकी है, इस एक महीने में जितना हो सकता है मैं वो करता हूँ। मुझे केमिस्ट्री मेरी वीक थी और ये बात मुझे पहले से मालूम था, तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री के सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री पे अपना अच्छा कमांड कर लूँ और बाकी जो भी है वो फिज़िक्स और मैथ्स से करने की कोशिश करूँ। तो फिज़िक्स और मैथ्स मैंने लगभग लगभग 70 to 80% चैप्टर्स सही से कर लिए और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स सही से कर लिए ताकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब तो प्रिपरेशन हो गया, अब तो एग्ज़ाम डे की बारी थी, एडवांस का एग्ज़ाम था। तो उस दिन क्या माइंडसेट था, जैसे बीइंग अ ड्रॉपर बहुत सारा प्रेशर आता है कि हाँ भाई नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे चलेगा। फ्रेशर की बात भी होती है, उसमें भी रहता है प्रेशर, लेकिन ड्रॉपर होना अलग ही रहता है कि हाँ भाई लास्ट साल है, अगर नहीं हुआ तो सब फैमिली वाले सोच रहे, सबको है कि हाँ बेटा आईआईटी होना चाहिए, लेकिन बेटे के प्रेशर पड़ रहा है। तो उस टाइम क्या क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रैटेजी था कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, तो उसके बारे में बताइए। तो हम एग्ज़ाम हॉल में गए, वहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता है, मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले थोड़ा टाइम मिलता है कि हाँ आप वहाँ पे कंप्यूटर के पास जाके बैठ जाइए, सिस्टम विस्टम चेक करते हैं वो लोग कि हाँ सब चीज़ सही है या नहीं। उस टाइम में मन में ये चल रहा था कि हाँ अब मैं ड्रॉपर हूँ तो ये डेफिनेटली मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। तो अब अगर ये अटैम्प्ट ख़राब हो गया तो फिर आईआईटी का भी नहीं मिलेगा। फिर माँ बाप के सपने, इनका भी ख्याल आ रहा था कि अगर ख़राब हो गया तो उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी मन में कि हाँ इतना मेहनत किया इसके बावजूद नहीं हुआ।
फर्स्ट सेशन का पेपर हो गया। अब उस टाइम हमें दोनों सेशन के बीच में ब्रेक मिलता है, 1-1.5 घंटे का शायद ब्रेक रहता है, जितना याद आ रहा है। तो उस टाइम में क्या था, दूसरे बच्चों को देख के मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि, और कुछ मतलब निगेटिव वाइब्स आ रही थी। कैसा लग रहा था, कैसा गया था फर्स्ट सेशन, और सेकंड सेशन की तरफ तो अप्रोच कैसा था कि हाँ भाई कैसे अटेम्प्ट करें, तो उसके बारे में बताइए, जिससे पता चले कि हाँ भाई कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उस टाइम को। फिर जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मैंने एक बार सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए कि हाँ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मुझे किस किस क्वेश्चन पे और किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक शुरू के 2 से 3 मिनट में डिसाइड कर लिया था। तो मैंने देखा कि फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन पिछले साल के कंपेरिजन में कुछ ईजी थे, जबकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगभग लगभग सेम थे। तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किया, उसके बाद मैं फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस पे गया। लेकिन हाँ, एडवांस का डिफ़िकल्टी लेवल उतना भी चेंज नहीं होता है जितना मेंस का होता है। तो ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा भी ऊपर या नीचे नहीं था, हाँ, लेकिन ये था कि पिछले साल से थोड़े कम डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो पिछले साल का कट ऑफ मैंने देखा था अप्रॉक्सीमेटली 70 तक गया था। तो इस साल मुझे लग रहा था ज़्यादा से ज़्यादा 85 to 90 जाएगा कट ऑफ। तो उस हिसाब से मैंने अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी करी कि हाँ फर्स्ट पेपर में एटलीस्ट 50 मार्क्स ले आऊँ ताकि ऑन अ सेफर साइड रहूँ। फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस इजी थे, मतलब मुझे थोड़े इजी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े इजी लग रहे थे, तो मैंने उस हिसाब से बनाया। और उसके बाद फिर जब पेपर 1 ख़त्म हुआ, मैं बाहर आया, वहाँ पे कुछ कुछ बच्चों ने बोला कि हाँ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ कुछ ने कहा कि उन्होंने 60-65 मार्क्स का अटैम्प्ट किए हैं। तो मुझे थोड़ा सा मतलब ये फील हुआ कि हाँ शायद मैं पेपर 1 में थोड़ा पीछे रह गया हूँ, क्योंकि सब बोल रहे थे और मुझे लग रहा था मेरे अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 मार्क्स ही आ पाएंगे। हाँ, कामनेस तो कोई मीन की होता है कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन एक जगह हो गया, स्ट्रैटेजी एक जगह है, लेकिन अगर आप वहाँ पे स्थिरता से शांत दिमाग से अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको विश्वास ही होगा, rather देन आप एकदम पूरे इधर उधर रैंडम हो रखे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरा इधर उधर सोच रहे हो, तो वो ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा करता है। तो हाँ, बीइंग काम रहना तो बहुत बड़ी बात है उस एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद मैं पेपर 2 देने गया। तो फिर डिफ़िकल्टी लेवल लगभग लगभग वही था, लेकिन पेपर 2 का डिफ़िकल्टी मुझे थोड़ा पेपर 1 का जो डिफ़िकल्टी लेवल था उससे ज़्यादा लगा। तो एज़ यूजुअल जो अपना अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी था मैंने उसी पे फोकस किया और उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फिर जब ये पेपर दोनों ख़त्म हो गया और उसके बाद मैंने सोच लिया कि चलो अब क्या ही हो सकता है, अब देखते हैं अपना फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। जब आया तो मैंने देखा कि हाँ लगभग लगभग मेरे 82-86 बन रहे थे। तो फिर उसमें मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं 90 to 95 एक्सपेक्ट कर रहा था और ये ऐसा हो गया। तो मुझे मालूम चला कि हाँ थोड़े मैं थोड़ा ये था कि हाँ देखा कि मतलब एक तरीके से जो दिमाग पे प्रेशर था उसने मुझे गलत डायरेक्शन में डेविएट कर दिया। वहाँ पे एडवांस में ये सीन होता है कि आपका माइंड अगर शांत है तो अगर आपको ज़्यादा उतना अच्छा से नहीं पता है, लेकिन अगर आपका माइंड शांत है, आपके पास बेसिक्स क्लियर है, तो वहाँ से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा बेसिक्स क्लियर था लेकिन मेरा माइंड शांत नहीं था, मेरा माइंड थोड़ा अशांत था। तो मतलब मेरा माइंड सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाया। मैंने देखा कि कुछ कुछ मुझे याद है कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ऐसे मतलब जो क्वेश्चंस थे उसमें चार 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 ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने किसी तरीके से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया था, मुझे बस 2 ऑप्शंस लग रहे थे। तो अगर उस क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये रहना चाहिए कि हाँ आप उस दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर दें, क्योंकि बाई चांस अगर आपका लक रहा तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, तो आपको 3 या 4 मार्क मिलेगा। तो मतलब मैं दे रहा था और मेरा भी एक दोस्त दे रहा था, तो हम दोनों के पेपर निकाले, तो मैंने देखा कि उसने ऐसे सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो फिर यहाँ से मेरे पापा ने मुझे बोला है कि अगर उस क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग नहीं था तो तुमको एटलीस्ट अटैम्प्ट कर देना चाहिए था वो क्वेश्चन। अगर तुमने एलिमिनेट ही कर दिया था 2 ऑप्शंस तक, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक सेलेक्ट कर लेना चाहिए था। मुझे याद है कि मैंने अपने दोस्त से 15 to 20 क्वेश्चंस कम बनाए थे, लेकिन तब भी उसके मार्क्स और मेरे मार्क्स में ज़्यादा का गैप नहीं था, 5 to 10 मार्क्स का जहाँ तक मुझे याद है गैप था। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा ये लगा कि हाँ अगर मैंने वो कर दिया रहता तो आज शायद मार्क्स मेरे
15 से 20 मार्क ज़्यादा आ गए रहते अगर मैंने वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए होते। तो ये जो अभी तक मैंने बताया वो सब गलती, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आगे जो जेई एस्पिरेंट है वो ये सब गलती दोहराए। ये सब आपको ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो मुझे लगा कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं ये डिसीजंस ऑन द स्पॉट ले पाया, लेकिन आप लोगों को ये डिसीजंस लेना चाहिए। तो अभी जो हमारा कन्वर्जेशन हुआ उससे हमें ये पता चला कि हाँ भाई, एक बेहतर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम कामनेस से एग्ज़ाम देना है और आराम से शांत होकर जितना बन रहा है उतना बनाओ, ज़्यादा मत सोचो। कट ऑफ के बारे में तो बिल्कुल मत सोचो कि इतना कट ऑफ जाएगा, उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं करना है। आपको अपना बेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करो जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निगेटिव तो लाना ही नहीं लाना है। और कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हम लोग जैसे सोचे पिछले बार कि हाँ पिछले बार के हिसाब से कि इतना नंबर पे इतना बन जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। तो दिमाग को शांत रख के देना एग्ज़ाम, तो इससे यही पता चलता है। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। और फिर रिज़ल्ट देता, रिज़ल्ट आया, आप जैसे बता रहे थे आपका 82 से 86 नंबर के बीच में आया। तो उसमें तो कोई आईआईटी इस साल के हिसाब से तो कोई आईआईटी मिलने वाला नहीं था। तो उसके बाद फिर क्या आपका काउंसलिंग फिर आया, तो काउंसलिंग में क्या अप्रोच था, कैसे भरना, क्या आपका स्ट्रैटेजी था जिससे एक अच्छा उस नंबर पे एक अच्छा एनआईटी आपको मिल सके, उसके बारे में बताइए। फिर जब काउंसलिंग की बारी आई तो मेरे भैया चूँकि पिछले ही साल गए थे तो उन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई थी, तो मेरे पास वो लिस्ट थी। लेकिन फिर भी मैंने सारे जो मुझे लग रहा था कि जिस जिस कॉलेज में मैं एडमिशन हो सकता है, तो मैंने जो टायर ए और टायर बी की एनआईटी जो थे, क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं टायर सी एनआईटीज़ में नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा टायर ए या टायर बी एनआईटीज़ में कोई लोअर ब्रांच लेना पसंद करूंगा। तो मैंने सारी एनआईटीज़ की प्लेसमेंट डेटा देखी और कुछ कुछ और चीज़ देखा कि जैसे हॉस्टल कैसा है, फूड क्वालिटी कैसा है। तो उस हिसाब से मैंने अपनी लिस्ट बनाई कि हाँ, और ब्रांच वाइज ऑर्डर बनाई ब्रांच वाइज, यहाँ पहले ये भरूँगा फिर वो भरूँगा। तो यही इसी से मैंने डिसाइड किया कि अपना क्या डालना चाहिए जो और सी सब का काउंसलिंग। तो ये भी ज़रूरी है कि जितना आपने अपने काउंसलिंग से पहले वाले फेज़ में एग्ज़ाम के लिए जितना मेहनत किया, आप उसी के इक्विवेलेंट मेहनत काउंसलिंग के बाद भी करें, काउंसलिंग के वक्त भी करें। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ अपने बैचमेट्स को देखा है जिनकी रैंक मेरे रैंक से बहुत अच्छी है। जैसे मेरी रैंक थी 31,000, उनकी रैंक 24,000 भी है, लेकिन वो सीधे सीधे NIRF रैंकिंग पे भरोसा करके NIT सिलचर को ऊपर रख दिए, जो कि असल में नहीं रखना चाहिए था। तो अभी ये तो हो गया कि उन्होंने मेहनत किया, इसके बावजूद उन्हें उनके मेहनत लायक फल ना मिला, और हम लोगों ने थोड़ी कम मेहनत की तब भी हम लोग यहाँ पे आए। इससे ये आप लोग को मालूम चल जाना चाहिए कि हाँ, काउंसलिंग इज ऑल्सो सेम इम्पोर्टेंस एज ऑफ स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जितना आप प्रिपरेशन के दौरान एग्ज़ाम में मेहनत कर रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग में आप उससे ज़्यादा अवेयर रहो। क्योंकि काउंसलिंग एक भी गलती हुआ तो आप वहाँ लैंड हो सकते हैं जो आप डिज़र्व ही नहीं करते कॉलेज। क्योंकि आपको प्रेफरेंस उस हिसाब से डालना होगा, पूरा देख के पिछले साल का जितना भी आपका क्राइटेरिया कि हाँ इस रैंक पे मिला है। अगर उसमें एक भी गलती होती तो आप कुछ लोअर एनआईटी में कुछ ख़राब ब्रांच लेके बैठे होंगे, जहाँ आप डिज़र्व कर रहे हो कुछ अच्छा एनआईटी में कुछ अच्छा ब्रांच। तो उसका ध्यान तो रखना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्य बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होप सो हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। आपके जितने भी इंसिडेंट्स हुए आपके अभी तक वो मोटिवेटिंग लगी और आपकी गलतियों को देख के वो कुछ सीखेंगे और होप सो उन्हें भी अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में हम चाहेंगे कि आप कुछ लाइन्स हमारे व्यूअर्स को डिवोट करें, उनको कुछ भी आप जो बोलना चाहते बताएं जिन्हें उन्हें अच्छा लगे और वो भी कुछ इंस्पायरिंग फील करें। तो लक्ष्य आप कुछ बताइए। धन्यवाद दर्शकों, जो आपने अपना कीमती समय इस पॉडकास्ट में दिया। आपने अपना कीमती समय इस पॉडकास्ट को दिया। मैं बस ये चाहता हूँ कि हाँ, मैंने जो गलतियाँ अपने फेज़ में करी है अपनी प्रिपरेशन के फेज़ में, और मैंने एग्ज़ाम के फेज़ में जो भी गलतियाँ करी है, बस आप वो गलतियाँ ना दोहराएं। अगर वो गलतियाँ आप ना दोहराते हैं तो आपका जीवन निश्चित तौर पे बहुत अच्छा हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।